यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीपीएससी टीचर बेस्ड जीके जीएस क्वेश्चन सेट 2023 में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 ये वीडियो है दोस्तों, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी टीचर के लिए एक अलग टॉपिक का निर्धारण किया गया है, जहाँ से 100% प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। मोहम्मद इकबाल के बारे में एक और बात याद रखिएगा, इनकी एक प्रसिद्ध कविता थी सारे जहां से अच्छा, के लिए इनको याद किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद्र घोष। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में ऑल पावर टू द इंडियन पीपुल शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। और इनके बारे में और भी बातें याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और 1885 में दादा भाई नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे। और एक कांग्रेस के 3 अधिवेशन में भाग लिए, 1886, 1886, 1893 और 1906। ये 3 अधिवेशन में भाग लिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? 1910, 1916, 1920, 1919। इसका राइट आंसर है 1916। लखनऊ समझौता में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने पुराने मतभेद को खत्म किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1906, 1909, 1911, 1913। इसका राइट आंसर है 1911। बात करते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे रद्द किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1930 में, 1929 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज का मांग किया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? अंबिका चरण मजमूदार, चित्तरंजन दास, रास बिहारी घोष, भूपेंद्र नाथ बोस। इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास को एक अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में कार्य किए थे।
ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और चित्तरंजन दास को देश बंधु, क्या, देश बंधु और राष्ट्र के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। और इनके बारे में 1908 के अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव भी एक किए थे। और इन्होंने अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम में भी योगदान दिए थे। और इनका एक कृति है मालंचा और माला नाम के 2 खंडों में अपना कविता संग्रह प्रकाशित किए थे। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, पितामह नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो थे ही, और गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापना भी किए थे। और 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के भी स्थापना इन्होंने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद, क्या, द हितवाद, जिसे द पीपुल्स पेपर शुरू भी किए थे। और 1905 ईस्वी में इन्होंने बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर आप लोग से पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो ये बनारस अधिवेशन में भाग लिए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, मिंटो मार्लो अधिनियम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए, पूना पैक्ट के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो समीक्षा थी, साइमन कमीशन भारतीय संविधान समस्याओं की जांच करने और सुधार करने के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत में ये आए थे। और बात करते हैं कि साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में विरोध प्रदर्शन के कारण प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया। दूसरा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया। 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है। तो चलिए ये बात करते हैं। तो देखिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन और न तो इसमें भूख हड़ताल की तकनीक इस्तेमाल किए थे। इसमें भूख हड़ताल की तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और बात करते हैं कि अहमदाबाद मिल की हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए विकल्प 1 आपका क्या है, गलत है। बात करते हैं विकल्प 2 सही है क्या? तो बिहार के चंपारण में नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्या को देखने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी से अनुरोध किया गया था और उनको बुलाया गया था। गांधी जी से अनुरोध यही आपके राम कुमार शुक्ल जी किए थे। तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि यूरोपीय नील किसानों को कुल भूमि का 3/20 भाग, जिसे 3 प्रथा कहा जाता था, पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसीलिए विकल्प 2 आपका क्या है, सही है। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाए थे दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय नेताओं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को बचपन का नाम या इनका एक और नाम है बच्चा खान।
बच्चा खान के नाम से भी ये फेमस है। जिस तरह से इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इसी तरह से एक और नाम से भी ये जाने जाते हैं, बच्चा खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के विभाजन का कड़ा विरोध भी किए थे और 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में क्यों मांग किया था, माने इनका मांग क्यों किए थे? पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, आरक्षण के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, अउपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज के 3 वर्गों में विभाजन किया, हिंदू, मुस्लिम और गरीब। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि भारत तभी वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है जब ये वर्ग अपने नेताओं को चुनेंगे। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ये आपके 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। और ये PDF चाहते हैं तो एग्जाम स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।